ओके, सो 200-250 साल पुराने जो अकाउंटिंग हुआ करती थी उस टाइम पे क्या था, तो अकाउंटिंग की जो व्यापार का जो स्कोप था वो रिलेटेड टू लोकल एरिया हुआ करता था. ओके, इट वाज लिमिटेड टू द लोकल एरिया ओनली, वेयर देयर इज अ वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर शॉप. तो वो जो शॉपकीपर था उसके भी ट्रांजेक्शन लिमिटेड हुआ करते थे. तो होता क्या था कि जो भी दिन भर में उसने 10 लोगों को, 12 लोगों को, 50 लोगों को, जो भी जितने भी लोगों ने उसके साथ में इंटरेक्शन किया या ट्रांजेक्शन किया, तो वो उसको इजीली रिमेम्बर कर पाता था. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि स्कोप बढ़ने लगा, नए नए बिजनेसेस आने लगे, टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी और व्यापार का रूप ही बदल गया. आज जो व्यापार है वो 250-300 साल जो व्यापार होता था उससे पहले तो इट इज टोटली डिफरेंट. तो अभी क्या है कि पहले तो जो हम लोग थे, हम लोगों की मेमोरीज भी बड़ी शार्प हुआ करती थी. वी कुड डू अ नंबर ऑफ कैलकुलेशंस बाय सिंपली आवर हैंड्स और आवर माइंड्स. ओके, सो देयर वाज नो कैलकुलेटर और नो कंप्यूटर और सब ये सारी चीजें नहीं थी. अभी धीरे आज के टाइम पे क्या है कि एक ही दुकान पर हजारों लाखों की संख्या में क्या होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, है ना. तो अभी क्या है कि लोग बाग उस चीज को अगर उसी तरीके से अकाउंटिंग को करने लग जाए पहले की तरीके से, तो वो क्या है कि देयर विल बी अ ग्रेट लॉस, क्योंकि उनको आधे ट्रांजेक्शन भूल जाएंगे और आधे नहीं. तो देयर इज अ नीड ऑफ रिकॉर्डिंग सच ट्रांजेक्शन. तो उनको लिखने की जरूरत पड़ी कि हम कहाँ लिखें, क्योंकि एक भी आदमी का ट्रांजेक्शन आप भूल जाओगे तो उससे पहले हम भूले हमसे पहले तो वही भूल जाएगा. तो हम व्यापार को चलाते इसलिए ताकि हम उसमें मुनाफा कमा सकें, ताकि हम उसमें प्रॉफिट कमा सकें. और अगर हम ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन्स को भूलने लगे तो हमारा लॉस हो जाएगा. तो देयर इज अ नीड ऑफ राइटिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कि हमने क्या 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 ट्रांजेक्शन पूरे दिन में किए हैं. तो बस उसी को लिखना और उसको किस तरीके से लिखा जाता है यही अकाउंटिंग है. सो अकाउंटिंग इज द, तभी इसीलिए बोलते हैं अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन. ओके, तो जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करने की आर्ट है. ये किस तरीके से किया जाता है, तो उसके लिए सर्टेन रूल्स अकाउंटिंग के हैं. अभी हम इंडिया में पहले जो इंडियन सिस्टम था अकाउंटिंग का वो डिफरेंट था. वही खाते चलते थे बड़े बड़े. अपने दादाजी से, अपने पापा से पूछना, उनको शायद पता हो. दादाजी को तो पता ही होगा, पापा को तो शायद पता हो, उनको भी पता होना चाहिए कि पहले बही खाते होते थे लंबे लंबे. तो उस पे वो इंडियन जो अकाउंटिंग जो सिस्टम था उसके हिसाब से लगते थे. पर अभी क्या है कि जब जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें अकाउंटिंग ज्यादा अच्छे से डेवलप हो गई, सॉफ्टवेयर हो गए, तो हमने भी वो अकाउंटिंग एक्सेप्ट कर ली. तो अब जो भी अकाउंटिंग हम इंडिया में एक्सेप्ट करते हैं वो फॉरेन में डेवलप हुई हुई है और उसको हम डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बोलते हैं. और उसी को हम जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें यूज करते हैं. तो आजकल हम वही अकाउंटिंग यूज करते हैं. तो अब वो उसके रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, किस तरीके से उसको लिखा जाता है, तो वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द अकाउंटिंग. फाइन, मूविंग ऑन. तो ये कहते हैं आगे इसमें कि ये डेफिनेशन दे रखी है बेटा अलग अलग. अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट अकाउंटिंग इन्होंने दे रखी है. करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं सीधे सीधे. तो इसका साइज बड़ा करने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ से. तो ये करेक्टरिस्टिक्स में कहता है, पहला कह रहा है रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली. हम ये तो तुम्हें ही पता, तुमने एक साल अकाउंटिंग पढ़ी है, तो हम उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स के अंदर, अकाउंटिंग में, जो कि हम फाइनेंशियल टर्म्स में उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको लिख सकते हैं. नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लिख ही नहीं सकते, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट हो बिजनेस के लिए. मान लो बिजनेस में क्या हुआ, एम्प्लॉयज ने हमारे ने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दी, प्रोडक्शन बंद हो गया, सब कुछ हो गया. बिजनेस के लिए तो बहुत बड़ी इवेंट है, बट वी कैन नॉट मेक अ जर्नल एंट्री दैट strike happen in our business. Okay, so such type of transaction does not come in accounting. So only those transaction which can be converted into money. माल बेचा, कितने का माल बेचा भाई, 10,000 रुपए का माल बेचा, ठीक है, उसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, है ना. तो पर एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दी, इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे. तो ये पहला पॉइंट क्लियर है बेटा, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली.
Okay, so there is no need when any theory part comes na to explain much more, because much more explanation will give you less importance. To the point likho. So recording the financial transactions mein ye likhna, only those transactions comes in account which can be converted easily in terms of money. Okay, non-financial transaction or qualitative transaction does not find its place in accounting. Then find recording of transaction in money term, मनी टर्म. तो ये भी यही पॉइंट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है. या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में कहता है कि ये लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है कि इसमें हम केवल ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर फाइनेंशियल इन नेचर. अब फाइनेंशियल इन नेचर का क्या मतलब है? जो पैसे में लिखे जा सकते हैं वही है. ओके, तो नॉन फाइनेंस, तो ये दोनों का मतलब एक ही है ऑलमोस्ट. अभी आगे कहता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. अब क्या है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग? तो ये इन्होंने बीच में जबरदस्ती पॉइंट दे दिया, इसको बाद में डिस्कस करना चाहिए. चलो पर आ गया है. तो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं? सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस के अंदर हुआ है तो क्या हम उसको इकोनॉमिक टर्म में या हम फाइनेंशियल टर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. पहले हमें उसको आइडेंटिफाई करना है. अब जैसे कस्टमर आता है आपकी दुकान पे, उसने पूछा कि भाई ये आपके पास में ये मार्कर कितने का है? आपने कहा जी ये मार्कर 25 रुपए का है, 25 रुपीज का है. कहता है जी आप महंगा देते हैं, हम नहीं खरीदते आपसे. आपका पड़ोसी तो जो है स्टेशनरी वाला वो तो 20 रुपए में दे रहा. हमने कहा जा भैया उससे खरीद ले. तो वो चला गया. अब यहाँ पर एक बिजनेस इवेंट हुई बट इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है. कस्टमर आया, कस्टमर को हमने वैल्यू दी, उसके सवालों का जवाब दिया, बट वी कुड नॉट एंड अप विद अ ट्रांजैक्शन. ओके, बिजनेस इवेंट थी बट इवेंट कुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांजैक्शन बिकॉज उसका कोई मनी वैल्यू, कोई मनी का एक्सचेंज नहीं हुआ, ना किसी चीज का वैल्यू एक्सचेंज हुआ. ठीक है ना. तो पहले हम करते हैं आइडेंटिफाई, उसके बाद करते हैं रिकॉर्डिंग. जब आइडेंटिफिकेशन हो गया कि हाँ इसको हम कर सकते हैं अकाउंटिंग टर्म में या इकोनॉमिक टर्म में या फाइनेंशियल टर्म में कन्वर्ट, फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. अब रिकॉर्ड कहाँ करना है ये हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो जो रिकॉर्डिंग की बुक्स होती है या तो वो जर्नल में होगा या फिर वो कैश बुक में होगा या किसी और सब्सिडरी बुक में होगा. ठीक है, तो जो भी अप्रोप्रिएट बुक है हम उसमें जाकर के इसकी एंट्री कर देते हैं. तो उसमें लिखा है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज एन आर्ट. तो ये आर्ट का क्या है कि रूल्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे, उसकी तरीके से हम इसको लिखेंगे. ये नहीं कि हमने कहीं भी लिख दिया. ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन बुक्स कॉल्ड जर्नल. ठीक है, जर्नल में लिखते हैं इन विद स्पेसिफाइड रूल्स. in big businesses houses where the volume of transaction is very large, journal is further subdivided into various subsidiary books such as cash book. अगर छोटा बिजनेस है तो केवल एक ही बुक से काम चल जाता है. जर्नल से अगर बड़ा बिजनेस है, ट्रांजेक्शन ज्यादा है, तो हम अलग अलग बुक्स रखते हैं जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक और ऑल दिस टाइप्स ऑफ बुक्स. ओके, चलो जी रिकॉर्डिंग हो गई. अब रिकॉर्डिंग होने के बाद क्या होता है? अगला आता है क्लासिफाइंग. अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अब एक महीने के ट्रांजेक्शन आपके पास इकट्ठे हो गए, या 2 महीने के हो गए, 6 महीने के हो गए, या 1 साल के हो गए. आप ये समझ लो आपके कस्टमर, आपको 100 कस्टमर विजिट करता है या 50 कस्टमर विजिट करता है एक दिन में, 100 करता है मान लो, तो आपके 30 दिन में, 1 महीने में कितने हो गए? 30,000 ट्रांजेक्शन हो गए. अगर एक कस्टमर का एक ट्रांजेक्शन हुआ तो 30, तो कितने ट्रांजेक्शन आपके पास में? तो आप तो मतलब क्या करेंगे इतने सारे ट्रांजेक्शन्स का? आप उसको किसी न किसी तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से रखना चाहते हैं. तो फिर हम क्या करते हैं? उनकी ग्रुपिंग करते हैं. हम देखेंगे बार बार एक ट्रांजेक्शन आ रहा है, उसको हटा करके एक जगह एक अकाउंट के अंदर उसको डाल देते हैं. ठीक है, तो जो एक, जैसे अब हमने किसी राम हमारा कस्टमर है, हमने राम के साथ में बार बार उधारी का ट्रांजेक्शन चलता है, तो महीने के अंदर हमने उसके साथ में मान लो 50 ट्रांजेक्शन किए, तो उन 50 ट्रांजेक्शन को जर्नल में से निकाल करके हम उसका एक अकाउंट बना देंगे और उसको अलग से नाम दे देंगे राम अकाउंट. इसी तरीके से जो सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी ग्रुपिंग करके उनको अलग अलग अकाउंट में डाल देते हैं. उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासीफाई. ओके, सो ताकि अब देखो बैंक में आप जाते हो, बैंक में कितने कस्टमर होते हैं? बैंक के बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं. कितने लोगों ने बैंक में अकाउंट खुला रखा है? अगर वो जो कैशियर बैठा हुआ है वहां पर, वो एक ही जगह सबके लिखता जाए कि इसने इतने जमा कराए, इसने इतने जमा कराए, फिर 10 दिन बाद एक कोई पैसा निकालने आ गया तो वो पागल हो जाएगा उसमें कि भैया इसने कितने जमा कराए थे. तो हर आदमी का एक अलग अकाउंट होता है. तो जब भी वो बंदा क्लास उसके बैंक के अंदर जाता है तो जो भी उसका ट्रांजेक्शन होता है वो उसी अकाउंट में एंटर हो जाता है डायरेक्टली. तो इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन. फाइन.
और फिर आता है स्टेप आपका समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है जब हमारा ईयर एंड होता है तो कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करता है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर दे वांट टू नो वेदर दे हैव अर्न अ प्रॉफिट और अ लॉस, उनका बिजनेस सही चल रहा है या कुछ गड़बड़ है इसमें, है ना। तो उसके लिए वो उसका रिजल्ट निकालते हैं। जिस तरीके से तुम क्लास में पढ़ते हो, लास्ट में एग्जाम होता है तो तुमने क्या सीखा वो लास्ट में एग्जाम दे करके आपका रिजल्ट आता है, उसी तरीके से बिजनेस का रिजल्ट लास्ट में निकाला जाता है कि हमने प्रॉफिट कमाया या तो लॉस। तो हमारे जितने भी हमने क्लासीफाई किए हैं, जितने भी अकाउंट्स हैं, उनके जो फाइनल बैलेंस है कि भाई राम से फाइनली कितना पैसा लेना है या देना है। हमने फर्नीचर खरीदा तो उसमें फर्नीचर में अब टोटल फर्नीचर हमारे दुकान के अंदर कितना पड़ा हुआ है, तो उन सब की वैल्यू निकाली जाती है, उनके फाइनल बैलेंस निकाले जाते हैं, उनको एक जगह लिखा जाता है। तो इसको सॉरी, उन सारे के सारे बैलेंसेस को एक 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 टी शेप फॉर्मेट में रखते हैं जिसका नाम होता है ट्रायल बैलेंस। उसके अंदर हम जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं, चाहे वो 30 हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, उनको हम अकाउंटिंग रूल के अकॉर्डिंग हम उनको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में लिखते हैं और उसको मैच करके देखते हैं कि ये बराबर हो गया या नहीं हो गया। तो ट्रायल बैलेंस जो है, अगर आपने सारी चीजें अच्छे से मेंटेन करी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके किया है, कहीं गलती नहीं की है, तो वो मैच हो जाता है डेबिट साइड क्रेडिट साइड से। तो पहले हमने की आइडेंटिफाई किया, उसके बाद रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद में हमने उसको क्लासीफाई किया डिफरेंट अकाउंट्स में, एंड देन वी प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस कब बनेगा? साल में एक बार, ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, अकाउंटिंग ईयर। एंड देन उसके बाद में ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में हम फिर बनाते हैं क्या? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उससे तो निकलता है हमारा क्या रिजल्ट, कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, अच्छी रही या बुरी रही, प्रॉफिट कमाया या लॉस किया, तो वो तो निकलता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एंड देन बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास जितनी भी हमारे लेनदारियां देनदारियां हैं, मीन्स जितने भी हमारी लाइबिलिटीज हैं और जितने भी हमारे एसेट्स हैं बिजनेस के अंदर, उन सबको हम प्रॉपर तरीके से वहां पर लिखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी लिखने की प्रोसेस थी। और उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है वो आती है आपकी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में हम क्या करते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं कि भाई फाइनली प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, हमारा बिजनेस जो है वो कैसा चल रहा है, हमें कहाँ कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना है। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस टू द मैनेजमेंट एंड टू द अदर एंड यूजर्स। अब जो भी हमारे यूजर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन ले रखा है, तो बैंक कहेगा भाई आपने हमसे लोन ले रखा है, अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाइए, आपका बिजनेस कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, क्योंकि वो भी श्योर होना चाहता है कि मैंने जो पैसा लिया दिया था इनको वो सेफ है या नहीं है। अगर बिजनेस में किसी भी तरह की रिस्क दिखती है तो वो अपना पैसा वापस मांगेंगे या आगे आने वाले पीरियड में उसको क्रेडिट नहीं देंगे। इसी तरीके से आपकी जो भी पार्टीज है वो भी इंटरेस्टेड होते हैं, आपके एम्प्लॉयज भी इंटरेस्टेड होते हैं, तो इन सबको हम एंड यूजर्स बोलते हैं। ठीक है ना। और सिक्स्थ पॉइंट लिखा हुआ है कम्युनिकेशन। अब हम जो रिजल्ट आया है हमारे बिजनेस का, प्रॉफिट या लॉस, उसको कम्युनिकेट करते हैं बाहर वालों को। अब अब बाहर वालों को हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं, किस जरूरत पड़ गई? तो ये जो छोटा बिजनेस होता है उसमें तो करने की जरूरत नहीं होती कम्युनिकेट, बट जो बड़े बिजनेसेस होते हैं जैसे कि कंपनी फॉर्म हो गई या पार्टनरशिप हो गई, पार्टनरशिप में भी नहीं करने की जरूरत, बट जो कंपनी फॉर्म होती है उसके अंदर पैसा लगा होता है पब्लिक का। ठीक है, तो पब्लिक को ये बताने के लिए कि भाई आपने जो पैसा इस कंपनी में लगाया है, आपकी पैसे की वजह से कंपनी चल रही है, तो हमने इस कंपनी में इस तरीके से बिजनेस किया और इसके रिजल्ट्स हैं, देन यू आर सेफ एंड सिक्योर, योर मनी इज सेफ एंड सिक्योर, और हम आपको इतना इसमें से प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं। तो उसका कम्युनिकेशन करना जरूरी होता है। एज पर लॉ ऑल्सो रूल्स भी है कि अगर कंपनी फॉर्म है आपके बिजनेस की, तो आपको अपने रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा हर हर क्वार्टरली, एवरी क्वार्टर। ओके, टिल नाउ एनी प्रॉब्लम गौरव? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, थोड़ा थियरी है ये, बट नहीं, पढ़ा हुआ थ्योरी। है थोड़ा थोड़ा, तो उसके इतना मुश्किल नहीं हो रहा।
हाँ ठीक है, फिर जहां भी कोई बात हो तो मेरे को रोक देना और मेरे को बता देना कि इसका मतलब ओके दोबारा समझाओ, ठीक है। ओके। ओके, अभी आगे पॉइंट दे रखा है, ये साइंस है और आर्ट है। अकाउंटिंग साइंस क्यों? क्योंकि इसमें हम सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स अप्लाई करते हैं जिस तरीके से साइंस में करते हैं, और इसको लिखने की प्रॉपर एक आर्ट होती है। जिस तरीके से आर्ट में हम यूज करते हैं और एक फाइनल पेंटिंग हमारे सामने आती है, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी सर्टेन रूल्स फॉलो करके उनको, इट इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, कि उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किया जाता है, तरीके से किया जाता है, और उस तरीके को हम बदल नहीं सकते, इसीलिए इसको आर्ट भी बोला जाता है। अब ये कहता है प्रोवाइड सर्विस एक्टिविटी। सर्विस एक्टिविटी इसलिए ये प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन देती है। जो क्रेडिटर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन देती है कि उनको आगे क्रेडिट देनी है या नहीं देनी है। बैंक्स हैं उनको आगे इन्फॉर्मेशन देती है कि उनको लोन देना चाहिए इस कंपनी को या इस बिजनेस को या नहीं देना चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देती है कि इस बिजनेस ने इतना प्रॉफिट कमाया है तो इसके ऊपर इतना टैक्स हम लगाएंगे। तो ये अलग अलग लोगों की जरूरतें पूरी करती है, इसलिए इसको सर्विस एक्टिविटी भी बोला जाता है। नाउ मूविंग ऑन, अभी क्या कहते हैं ये आगे। अब आते हैं ये बुक कीपिंग के ऊपर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। तो यहाँ पर है बुक कीपिंग का मतलब, ये कहते हैं बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग बोलते हैं जब तक हम अपने अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज की एंट्री करते हैं, लिखते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, उतने पार्ट तक को हम बोलते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। और जहां पर वो राइटिंग प्रोसेस फिनिश हो जाती है और एनालिसिस शुरू हो जाती है कि रिजल्ट्स क्या आए, प्रॉफिट आया, लॉस आया, किसको कम्युनिकेट करना है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है ना, तो कहाँ कहाँ कंट्रोल, ये सारे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती हैं और कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है वो बाद की होती है, उसको हम बुक कीपिंग में इंक्लूड नहीं करते, वो अकाउंटिंग का पार्ट होती है, ठीक है। तो अभी क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड टर्म एंड इट इंक्लूड्स द टर्म बुक कीपिंग ऑल्सो। और बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। यहाँ पे अंडरलाइन करने की बात है, इसको रिकॉर्ड करने की प्रोसेस है कि किस तरीके से बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है और किस तरीके से उसको क्लासिफाई करना है ना, इन अ सेट बुक्स, जो भी हमारी बुक्स हैं, जर्नल है या सब्सिडरी बुक्स है, उनमें लिखना। सो इसमें क्या आता है बुक कीपिंग के अंदर, आइडेंटिफिकेशन, जो पहला पॉइंट था, मेजरिंग द ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको पहचानना, वो भी आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है। उसको रिकॉर्ड करना बुक्स के अंदर, चाहे जर्नल हो चाहे सब्सिडरी बुक्स हो, और फिर उसको क्लासिफाई करना, उनको लेजर अकाउंट्स में लिखना। तो यहां तक की प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग इसके बाद में स्टार्ट होती है, फाइन। तो ये कहते हैं अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड टर्म सेट, इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग ऑल्सो। बुक कीपिंग भी इसके अंदर आ जाती है, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरी की पूरी उस चीज को हम, एंड प्रोसेस तक को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। बिसाइड बुक कीपिंग इसके अलावा और एडिशनल पॉइंट्स क्या है, मतलब बुक कीपिंग तो है ही इसके अंदर इंक्लूड, इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो अकाउंटिंग का पार्ट है। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो सारा का सारा अकाउंटिंग का पार्ट है। तो अकाउंटिंग हो गया ब्रॉड टर्म और बुकिंग हो गया एक उसका छोटा रूप, उसकी इनिशियल प्रोसेस। और अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी रेफर्स टू द सिस्टमेटिक नॉलेज। तो ये अकाउंटेंसी एक नॉलेज है, अकाउंटेंसी इस बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं, और ये एक स्पेसिफाइड फील्ड ऑफ नॉलेज है। जिस तरीके से एक साइंस आपका फील्ड ऑफ नॉलेज है, उसके अंदर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं हम, उसी तरीके से अकाउंटेंसी भी एक फील्ड ऑफ स्टडी है, सिस्टमेटिक नॉलेज है जिसके अंदर प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, और उसको हम अकाउंटिंग में अप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इनके डिफरेंसेस को आप पढ़ लीजिएगा। जहां पर इंपॉर्टेंस चीज होगी ना, जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज इसको बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करना चाहिए, वहां पर मैं उसको बता दूंगा आपको। सो ये कहते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्या है अकाउंटिंग के। तो ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना जरूरी है। कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो पहले तो वही बात जो मैंने तुम्हें शुरू में बताई थी कि हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि हम उसके सिस्टमेटिक रिकॉर्ड की को रख सकें, ताकि हमसे कोई भूल ना हो सके, है ना, कोई हम बिजनेस ट्रांजेक्शन भूले ना। और दूसरी बात
किसी की चीज को प्रूफ करने के लिए, कल को हम कहते हैं कि हमारा इतना खर्चा हुआ और गवर्नमेंट ऑफिसर बोलता है कि कहाँ हुआ, उसको दिखाइए हमें, तो आप उसको दिखा सकते हैं आपने अगर प्रॉपर रिकॉर्ड रखे हो तो। ठीक है, सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो ये पहला उसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, दूसरा ये कहता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि वो जो बिजनेस करना है उसको पता चले भाई कि वो प्रॉफिट में कर रहा है या लॉस में कर रहा है। नहीं तो बिजनेस करने का कोई ऑब्जेक्टिव रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि उसका प्रॉफिट वो करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान ही हो रहा है, तो उसे कुछ नहीं पता चलेगा। तो उसको पता लगाने के लिए हम अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, बिकॉज अकाउंटिंग हेल्प अस टू कैलकुलेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है साफ साफ इसके अंदर, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। तो इससे हमें बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। ये इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव हो गया। इतनी इतनी ही बातें लिखने की होती हैं, इससे ज्यादा नहीं। डेपिक्स फाइनेंशियल पोजीशन, यहाँ पर था प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि यहाँ तो हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं और तीसरे पॉइंट में कर रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन की। दो चीजें होती है बेटा, एक होती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक होती है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें प्रॉफिट और लॉस को बोलते हैं, और पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन हम फाइनेंशियल हेल्थ को बोलते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज को बोलते हैं। तो ये भी बताने के लिए, ये भी दिखाने के लिए कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, हमारी हेल्थ अच्छी है या नहीं है, हमारे पास लाइबिलिटीज और एसेट्स की क्या पोजीशंस हैं, तो वो शो करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग को फॉलो करना पड़ता है, इसको पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट ये कहते हैं आपको, विल गो फर्दर नेक्स्ट पेज पे। फैसिलिटेट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की हेल्प करता है। अब मैनेजमेंट की हेल्प कैसे करता है भाई? मैनेजमेंट की हेल्प इस तरीके से करता है, जब मैनेजमेंट के सामने से वो सारी इंफॉर्मेशन आती है तो वो उसके बेसिस पर ही आगे के डिसीजन लेते हैं। बिना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के फाइनेंशियल डिसीजन लेना बहुत कठिन होता है। तो वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएंगी उसके बेसिस पर वो कहाँ कहाँ कंट्रोल करना है बिजनेस में, कहाँ कहाँ फालतू खर्चे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हमारा बिजनेस जो है वो कैसे चल रहा है ओवरऑल, तो कहाँ एडजस्टमेंट करनी है अपने बिजनेस के अंदर, तो वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट ऐसे डिसीजन थोड़ी ले लेगी, उसके उसको कुछ चाहिए सामने इंफॉर्मेशन, तो वो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। अब यूजर्स कौन से हो गए? एक्सटर्नल यूजर, इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर्स में आ गए मैनेजमेंट आ गया, एम्प्लॉइज आ गए, और एक्सटर्नल यूजर्स में तो बहुत लोग आ गए, क्रेडिटर्स आ गए, डेटर्स आ गए, बैंक्स आ गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए, गवर्नमेंट्स आ गए। इन सबको जरूरत होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। ठीक है, अपने अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए, अपने अपने फील्ड के डिसीजन लेने के लिए, तो अकाउंटिंग हेल्प करती है उसमें। और लास्ट पॉइंट दे रखा है हेल्प इन मेकिंग इंटर फर्म कंपैरिजन। अगर आपको अपनी फर्म का दूसरी फर्म के साथ में कंपैरिजन करना है तो आप ये थोड़ी नहीं देखने जाओगे कि उसका कितनी एसेट्स और कितनी है, फिजिकली थोड़ी चेक करोगे भाई दिखाना कितनी है, हमारे यहाँ तो इतनी है, आपके यहाँ कितनी है, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने रखेंगे और पिक्चर साफ साफ क्लियर हो जाएगी दैट वेयर यू आर एंड वेयर ही इज। क्लियर? तो ये दे रखा है यहाँ पर भाई। अब ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिमिटेशंस दे रखी हैं, ये बस इसको हेडिंग्स पढ़ लेता हूँ, बाकी इसमें कुछ ज्यादा बताने का है नहीं थ्योरी में। प्रोवाइड कंप्लीट सेट ऑफ रिकॉर्ड, ये सब ऑब्जेक्टिव्स जो है उन्हीं को आप इंपॉर्टेंस बना सकते हैं इसमें। ठीक है, देखिए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना यही ऑब्जेक्टिव था, प्रॉफिट पता करना यही ऑब्जेक्टिव था, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना यही ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस बनेगी क्योंकि ये चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है ना? और ये छठा पॉइंट था पिछले वाले में, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। हम अपना कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, अपने साथ भी कर सकते हैं, अपने पिछले सालों के रिकॉर्ड्स को मैच अपने ही से करंट ईयर के से कर सकते हैं और पता चल जाएगा कि हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है या नहीं, और हम अपना बिजनेस दूसरे के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को हेल्प करता है। तो ये सारे इसके फायदे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, केवल हेडिंग हेडिंग याद हो जाए ना तो इसमें थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं। लिमिटेशन देख लेते हैं, यहाँ पर लिमिटेशन में क्या क्या है, कहता है अकाउंटिंग क्या नहीं कर पाती भाई। ओहो आगे पहुंच गए हम, कोई बात नहीं, ये हो गया। ये कहाँ आ गए हम? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ ली थी। अब ये क्या है फिर दोबारा से? ये पढ़ा था हमने एक,
ये कर लिया। इसका मतलब है कि हम एक पेज आगे चले गए थे क्या पहले? हाँ, हमने ये पेज बीच में स्किप कर दिया था, ये वाला स्किप हो गया था, कोई बात नहीं। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस दे रखी है यहाँ पर कंप्लीट। तो जैसा कि मैंने बताया था तुमको पहले कि अगर छोटा बिजनेस है वो केवल जर्नल से ही काम चला लेता है, पर अगर बिजनेस बड़ा हो तो हमें ये सारी की सारी सब्सिडरी बुक्स रखनी पड़ती हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड सो ऑन। तो और जो हम लास्ट में बनाते हैं उनमें यहाँ यहाँ पर ये देखो, यहाँ लिखा हुआ है, एक सेकेंड। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो एंटर कहाँ होते हैं हमारे? 5 चीजें, कुछ ज्यादा जल्दी भाग रहा है। हम्म, वो उस पेज पे रुक ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं रुक रहा। चलो देखते हैं। ओके, भाग ही रहा है, ये मान ही नहीं रहा है। क्यों जा रहा है इस पे? फाइन, उसमें लिखा हुआ है कि ये इसकी बुक्स होती हैं। ये तो हम कोशिश करता हूँ भाई फिर। चलो कोई बात नहीं, उसमें मैंने देखा था उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि ब्रांचेस कौन कौन सी होती है अकाउंटिंग अकाउंटिंग की। तो उसमें लिखा हुआ है कि कॉस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, जिसको हम पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ठीक है। इसमें ये बताया जाता है कि आपको कि हमें अकाउंट्स किस तरीके से बनाने होते हैं, जर्नल्स के रूल्स क्या हैं, किसी भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जब भी हम मेंटेन करते हैं तो कैसे करते हैं, कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, कहाँ कहाँ हम लिखते हैं, ये सारी चीजें फाइनेंशियल अकाउंट्स को बनाने के लिए जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं हम, जैसे कि ये जो हमारे सामने है इस वक्त, इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। एक ब्रांच होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो है कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होती है वहां पर जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जब भी वो कोई सी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उनको उसकी कॉस्टिंग देखनी पड़ती है। जैसे कि मान लो अब मैं ये स्पेक्स बना रहा हूं, तो इस स्पेक्स की अ, बनाने के लिए कितनी मेरी कॉस्ट आ रही है, कितनी मेरी लेबर लग रही है, कितने मेरा रॉ मटेरियल लग रहा है, कितने मेरे ओवरहेड्स लग रहे हैं, उन सबका एक प्रॉपर तरीके से हिसाब किताब रखना पड़ता है, ताकि मेरे को कॉस्ट पता चलेगी, तब मैं इसमें प्राइस ऐड करूंगा, तब मैं इसका सेलिंग प्राइस फिक्स करूंगा। तो वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग in which we ascertain the cost of a product. So all these things we study in cost accounting. एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं बिजनेस के अंदर। मान लो कि अब यही प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये मैं अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ इसके, ये और इसके ये जो ग्लासेस है ये भी मेरे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। बट जो उसमें इसके स्क्रू है वो मेरे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। अब मेरे को डिसीजन लेना है कि इसके स्क्रू मुझे बाहर से खरीदने हैं या इसका भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अपने यहाँ लगा लूँ। तो वो डिसीजन कैसे लेना चाहिए, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो वो प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है। इस तरीके के और भी वो जो डिसीजन होते हैं तो वो हम लेते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो वो एक डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग हो गई, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं इसमें, और इसमें ये है लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में बताया गया है यहाँ पर हमें
इट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। अब यहां से बात आती है तुम्हारी, यहां पर दो वर्ड आए आपके सामने, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो ये लिमिटेशंस कैसे हैं, देखो पढ़ते हैं इसको। सिंस द अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रिपेयर्ड ऑन अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, so the operating and the financial results disclosed by the financial statements are not realistic. For example, fixed assets are valued at their historical cost and not at their market price as per the going concern concept. Okay. Similarly, provisions for doubtful debts is made on the basis of principles of conservatism. Thus प्रॉफिट एंड लॉस रिवील्स ओनली अ रिलेटिव प्रॉफिट। तो ये कहता है कि हम जब अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो हमें अकाउंटिंग की बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, हमें 10-12 इधर अब पढ़ेंगे उसको आगे। तो वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बनाए जाते हैं कि भाई ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, ये अकाउंटिंग बोलती है। अब अकाउंटिंग ने बोला कि भाई आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे हम बनाते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो बिजनेस हमने एस्टेब्लिश किया है वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारा माइंड में हमें ये सेट करके ही अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने हैं। तो अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको अपनी जो जो एसेट है तो वो उसकी हिस्टोरिकल प्राइस पर दिखानी है। अब हिस्टोरिकल प्राइस क्या होता है समझना यहाँ पर ध्यान से, मैं जो चीज बता रहा हूँ। हिस्टोरिकल प्राइस क्या होता है? हिस्टोरिकल प्राइस ये होता है, मान लो आपने किसी मशीन को खरीदा 50,000 रुपए में, ठीक है, आज से 2 साल पहले। अब आपने 50,000 रुपये खरीदा और आपने उस पर 10% की डेप्रीशिएशन चार्ज की। आपने सोचा कि ये 10% तो यूज हो ही जाएगी और आपका यूज भी 10% था, तो आपने 10% उसको यूज किया और आपकी मशीनरी हो गई 10% डेप्रीशिएट। और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर तो आप उसको 45,000 की दिखा देंगे फर्स्ट ईयर में। 50,000 की कॉस्ट माइनस 5,000 की डेप्रीशिएशन, तो आपने 45,000 की आपने उसको शो कर दिया। अब ये क्या है? आपने उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो कर दिया। हिस्टोरिकल कॉस्ट इसी को बोलते हैं। अब नेक्स्ट ईयर में आए, नेक्स्ट ईयर में आए तो आपकी मशीन 45,000 रुपए की खड़ी हुई थी। अब आपने फिर अगले साल में उसमें डेप्रीशिएशन लगाया, अगले साल फिर आपने उसको 10% यूज किया, तो फिर आपने उसमें लगा दी डेप्रीशिएशन। अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं तो आप 5,000 रुपए की डेप्रीशिएशन फिर लगा देंगे। तो अब आपकी वो जो मशीन है वो आपकी शो हो रही है 40,000 रुपए पर। अब मेरी बात को यहाँ समझना, आपकी मशीन 40,000 रुपए पे शो हो रही है बिकॉज आपने 10% का 2 साल में डेप्रीशिएशन लगाया। फाइन, क्यों लगाया आपने और ये क्यों आप इसको 40,000 रुपए पे शो कर रहे हैं? क्योंकि भाई हमने अकाउंटिंग कन्वेंशन को मानना है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को मानना है। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि भैया गोइंग कंसर्न है। गोइंग कंसर्न कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाओ, इसलिए दिखा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कोई कोई कुछ हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। मेरी जो मशीन जो है वो 40,000 की है ही नहीं, उसकी मार्केट वैल्यू आज कितनी है? वो मशीन जो मेरी बुक्स में 40,000 रुपए की है, अगर मैं उसको आज किसी बाहर से कस्टमर को बुला करके लाऊं, कहूं कि भाई तू इस मशीन को कितने में खरीदेगा, वो तो मुझे 35 से ज्यादा नहीं देगा, या मुझे हो सकता है 42,000 दे दे 40 की जगह। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो मार्केट वैल्यू से या नेट रियलाइजेबल वैल्यू से कम या ज्यादा हो सकती है। बट हमें अकाउंटिंग बोलती है आपको अकाउंटिंग कन्वेंशन यूज करनी है, कॉन्सेप्ट यूज करना है, आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट यूज करनी है, तो उसके हिसाब से तो हमें 40,000 ही दिखाना है। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो कि इसमें जो फिगर्स कुछ कुछ जब हम शो करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को यूज करके, तो वो कभी कभी रियलिस्टिक नहीं होती, वो रियलिटी से थोड़ी डिफर होती हैं। तो जो भी हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो हो सकता है हमारा रियल प्रॉफिट ना हो, उसके आसपास हो। गौरव, समझ में आई ये बात या नहीं आई? आ गई। समझ में आया ना? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब समझ में आया आपके? और मैं क्या क्या यहाँ पे लिमिटेशन क्यों बनी है यहाँ पर? ये हमको बोलते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को यूज करो या अकाउंटिंग कन्वेंशंस को यूज करो, बट वो लिमिटेशन क्यों बन गई? फिर वो इसलिए लिमिटेशंस बन गई क्योंकि उसके हिसाब से जो फिगर हम शो कर रहे हैं दैट मे नॉट बी ट्रू और रियल एज पर द मार्केट कंडीशन। ठीक है ना? तो हमें अपना प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल करेक्ट प्रॉफिट चाहिए, बट इट मे डिफर। दूसरा ये क्या कहता है? बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, दूसरी लिमिटेशन। अब ये
अभी भाग जाएगा। बेस्ड ऑन, हाँ रुक गया, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, ये तो पढ़ लिया हमने, बेस्ड ऑन नहीं, 1 सेकेंड, सेकेंड पॉइंट था पर्सनल जजमेंट, है ना, हाँ, बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, ये कहता है अकाउंटेंट्स ऑफ अ फर्म आर प्रिपेयर्ड, sorry, accounts of the firm are prepared on the basis of personal judgment of the management. Thus, method of depreciation charged and the rate of depreciation charged and the amount of provision for doubtful debts are based on the personal judgment. अब यहाँ पर हम कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं करने बैठे। अगर आपने कोई मशीन खरीदी है, आप क्या किस गारंटी से बोल सकते हैं कि आपने, मैंने भैया इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाई, क्यों लगाई, क्या रीजन था उसके पीछे, वो 9% क्यों नहीं थी, वो 9.5 क्यों नहीं थी, या वो 11 क्यों नहीं थी, या वो 15 क्यों नहीं थी, वो 10% भी आप क्यों आपकी सुई अटक गई, उसकी कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन है आपके पास में? नहीं सर, अंदाजे से लगा लिया। अब बस वही तो बात आ गई ना, पर्सनल जजमेंट आपने लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। आप या तो उसको इस तरीके से आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं कि मान लो आप यूनिट्स उसमें उसकी किसी भी मशीन की एक टोटल कैपेसिटी होती है, जैसे कि कोई मशीन 50,000 यूनिट ही प्रोड्यूस कर सकती है अपनी लाइफ टाइम के अंदर, और इस साल आपने सिर्फ 5,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी, तो बेस्ड ऑन दैट प्रोपोर्शन आप चार्ज करिए डेप्रिसिएशन। आप 10%, 5% या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप डाउटफुल डेट्स पे लगा रहे हैं 2%, 2.5% या जो भी लगा रहे हैं आप 5% लगा रहे हैं, तो आपको क्या पता कि आपके 5% डेटर भाग जाएंगे या वो डाउटफुल है, तो वो उसकी कोई ऐसी साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं हो सकती, हमें वहां पर अपने पर्सनल जजमेंट लगाने ही पड़ते हैं। तो ये एक इसकी लिमिटेशन बन जाती है, समझ गए। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें रिजल्ट शो करते हैं, तो दे मे नॉट बी सो मच ऑफ एक्यूरेट। देन ये कहते हैं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, assets in the balance sheet are shown at their original cost, यानी कि historical cost, while they should be shown at their current market value, जबकि उसको हमें current market value जो मैं पहले डिस्कस कर रहा था तुमसे। Alternatively, adjustment for the price level changes should be made. The fixed asset do not disclose the true, तो जो भी हमारी फिक्स एसेट शो कर रही है आप उस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते कि वो आप 40,000 की शो कर रहे हैं तो वो 40,000 की ही है, आप मार्केट में पता करिए उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट करता है लैक्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्योंकि पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भैया इसमें हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ही शो करनी है, क्वालिटेटिव हम दिखा ही नहीं सकते, तो जो क्वालिटेटिव पार्ट है उसको उठा करके अलग रख दिया जाता है, तो उस टाइप की इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते, इसलिए ये इसकी लिमिटेशन बन जाती है। Accounts are prepared only on the basis of quantitative financial information. It does not provide qualitative information like goodwill of the management, employee relationship, और एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, लॉयल्टी ऑफ द वर्कर। तो ये सारे क्वालिटेटिव, ये भी बिजनेस की चीजें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी एम्प्लॉइज आपके लिए कितने लॉयल हैं, कितने डेडिकेटेड है काम करने के लिए, क्या हम उसको अपने अकाउंट में कहीं शो कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पर ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस के लिए। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर मिसिंग, दैट्स व्हाई इट इज अ लिमिटेशन। एंड देन दिस सफर्स फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग। अब ये विंडो ड्रेसिंग क्या है? खिड़की को सजा देना। अब क्यों सजाएं खिड़की? तो ये यहाँ पे इसका क्या मतलब है विंडो ड्रेसिंग का? विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो ट्रू पोजीशन है वो तो वास्तव में बेकार है, रद्दी पड़ी हुई आपकी बिजनेस की पोजीशन, पर आपने क्या किया, उसकी बुक्स उसमें अकाउंटिंग में एडजस्टमेंट करके थोड़ा फॉल्स स्टेटमेंट वगैरह कुछ दिखा दुखू करके उसको सजा सुजू दिया, ताकि ये बाहर वालों को लगे कि हमारा बिजनेस जो है वो फर्स्ट क्लास चल रहा है। इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। तो ये कहता है मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी may present the financial statement to suit their own requirements by showing more or less profit than the true and fair profit। तो कहते हैं जो ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट है उसको ना दिखा करके आपको कुछ और ही प्रॉफिट की फिगर बाहर वालों को दर्शन कराए जाते हैं कि देखिए हमारा प्रॉफिट तो बहुत अच्छा आ रहा है और हमारी फाइनेंशियल, हम तो बहुत ही अच्छी हेल्थ वाले हैं बिजनेस में, तो कोई चक्कर ही नहीं है, आप हमें लोन दे सकती हो। तो ये क्या होता है, वो लोग जो चीटिंग वगैरह करने के उससे होते हैं वो ये सारी चीजें करते हैं, और ये पॉसिबल है अकाउंटिंग के अंदर, फाइन। इसीलिए अकाउंटिंग बुक्स की ऑडिटिंग कराना होता है, उसमें ऑडिटर जो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो पता लगा देता है कि हाँ भाई इन्होंने विंडो ड्रेसिंग की है या नहीं, ठीक है।
तो ये अगला भी यही पॉइंट है, 6 पॉइंट, डेपिक्ट्स अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। एक्चुअल प्रॉफिट तो ये विंडो ड्रेसिंग वगैरह इन सब की वजह से हम अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन भी शो कर सकते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट्स ऑफ द एंटिटी कैन बी नोन ओनली व्हेन द फर्म इज क्लोज्ड डाउन तो और द स्टॉक इज रियलाइज्ड। तो देखो भाई, रियलिस्टिक पोजीशन तो कभी पता नहीं चलेगी। अब मेरी बात समझना, रियलिस्टिक प्रॉफिट की क्या बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। आपने आज बिजनेस शुरू किया, अब वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। 10 साल चल रहा है, 20 साल चल रहा है, 50 साल चल रहा है, 100 साल चल रहा है, पता नहीं कितने साल चल रहा है। हम क्या करते हैं, अपनी संतुष्टि के लिए हर साल प्रॉफिट निकालने बैठ जाते हैं कि भैया 1 साल बाद देखना ये कितना प्रॉफिट हुआ, सही चल रहा है नहीं चल रहा। मुझे एक बात बताओ कि क्या आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया जब प्रॉफिट कैलकुलेट करने बैठ गए? अरे प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना है, हाँ भाई करना है प्रॉफिट कैलकुलेट, बट क्या जो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपका ट्रू प्रॉफिट है? नहीं है। ट्रू प्रॉफिट कब पता चलता है? ऐसे पता चलता है जैसे कि मान लो मैंने एक बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठीक है, तो उस बिल्डिंग को बनाने का मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया मान लो कि 20 लाख रुपए में, ठीक है। चलो 20 लाख में कौन सी बिल्डिंग बनती है, 50 लाख का बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, 50 लाख का मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब मैंने मटेरियल खरीदा, ईंटें खरीदी, बजरी खरीदी, रेत खरीदी, लेबर लगाई, मशीनें आई, बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारा, और पैसा लगता ही जा रहा है मेरी जेब से, लगता ही जा रहा है, लगता ही जा रहा है, लगता जा रहा है। मुझे पता है पार्टी मुझे 50 लाख देगी। अब ये मेरे को बताओ, वो जो बिल्डिंग है वो मैंने करी 1.5 साल में कंप्लीट, 1.5 साल में। अब इसी बीच में मेरा आ गया 31 दिसंबर, 31 दिसंबर आ गया भाई। अब 31 दिसंबर को मेरा अकाउंटेंट आके बोला साहब अकाउंट बंद करने हैं, इस बिल्डिंग को जो बना रहे हो इसमें कितना प्रॉफिट दिखाऊं मैं बुक्स में? अब मैं कहूंगा भैया पागल पागल हो गया तू, प्रॉफिट कैसे दिखा देगा? अभी तो प्रॉफिट तो जब दिखाएंगे ना बिल्डिंग बन के तैयार होगी और वो हमें 50 लाख देगा, तो उस 50 लाख में से हम ये कैलकुलेट करेंगे कितना खर्चा आएगा भाई, तो उस खर्चे को माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट होगा। अरे नहीं सर, अभी भी तो आपने कितना पैसा खर्चा कर लिया है वहां पार्टी से जो आपको कॉन्टेक्ट हुआ है उसके हिसाब से हम प्रपोर्शनेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर देते हैं ना। आ गई ना बात प्रपोर्शनेट प्रॉफिट की। अब प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ऑन 31 दिसंबर, दैट इज नॉट योर ट्रू प्रॉफिट। इसी तरीके से जब बिजनेस स्टार्ट हुआ आज, अब वो 100 साल चलेगा, 200 साल चलेगा, भगवान जाने कब कितना चलेगा। अब जो ट्रू प्रॉफिट होता है जब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो जब आपने अपनी सारी असेट्स को बेच दिया, उनसे पैसा आ गया, उनसे आपने सारी लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, हो गया। अब आपकी जेब में कितना बचा और आपने कितने से बिजनेस स्टार्ट किया था, उनके बीच का डिफरेंस आपका ट्रू प्रॉफिट है। तो जो भी हम ईयरली प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट, इट इज नॉट अ रियल प्रॉफिट। डिड यू गेट इट गौरव? यस सर। कुछ समझ में आ रहा है मेरी भाषा तो पढ़ाने का आ रहा स्टाइल? है, आ रहा है। गुड। सुन, मैंने ये वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, अगर तेरे को फिर भी इसको सुनने का मन हो या कुछ हो तो मैं लिंक भेज दूंगा, उसमें और अच्छे से समझ सकते हो आप, ठीक है? भेज दीजिएगा। जी जी। और चलो वो बाद में बात करूंगा, और सारी बात है। आगे आता है ये नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। आप इसके बेसिस पर आप फोरकास्ट नहीं कर सकते आगे आने वाली सिचुएशंस क्या होंगी, आगे आने वाला ईयर में आपको क्या होने वाला है, किस तरीके से चेंजेस आएंगे। यू कैन नॉट predict anything based on the financial information available from the accounts। तो आगे कहता है ये अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें कुछ ऐसा जरूरी नहीं है। ये देखो भाई यहाँ पर यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या क्या जरूरतें होती हैं। तो भैया 2 तरह के यूजर होते हैं, तुम्हारे सामने, तुम्हें पता भी होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो बिजनेस के अंदर होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, उसको क्यों जरूरत होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की? तो उसी के बेस पे वो डिसीजन लेता है कि हमें कौन सा सेगमेंट अपना बंद करना है, जिसमें लॉस चल रहा है उस सेगमेंट को हम बंद कर सकें, कहाँ कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ कहाँ खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, कितना टैक्स हमारे ऊपर बन रहा है, तो ये सारे, कितना हमें बोनस देना है अपने अपने एम्प्लॉयज को, क्या करना है। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो जो डिसीजन लेता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे लेता है, इसलिए वो इंटरनल यूजर है
और उसके लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होना बहुत बहुत जरूरी होता है। और उसको ये भी पता करना होता है कि मेरी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, यानी कि प्रॉफिट कितना है और लाइबिलिटीज एंड एसेट्स कितनी है। दूसरे आते हैं इंटरनल में शेयर होल्डर्स और प्रोपराइटर। शेयर होल्डर होते हैं मालिक। ये अब हम बात करें अब कंपनी की। जो कंपनी होती है उसमें लोग बाग लगाते हैं बाहर वाले पैसे, बाहर वाले लोग, पब्लिक लगाती है पैसा। तो अरबों खरबों रुपया लगा होता है। तो उनको भी जरूरत होती है कि मैंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, क्या उसकी परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है, क्या उसके डिविडेंड्स अच्छे आ रहे हैं, और उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, वो क्या करने जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें, और आगे वो आपके साथ में कंटिन्यू करेंगे या वो अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे, मतलब वो अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं, तो वो शेयर बेचेंगे या नहीं बेचेंगे। वो सारे के सारे डिसीजन जो हैं वो आपके, जो आप इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप उनको दिखाएंगे, पब्लिश करेंगे अखबार में, न्यूज़पेपर में, वेबसाइट में, अपनी कंपनी की वेबसाइट पे, उनके बेसिस पर वो डिसीजन लेते हैं। तो ये भी इंटरनल होते हैं। ये इंटरनल इसलिए होते हैं शेयर होल्डर्स क्योंकि वो मालिक होते हैं, इसलिए उनको इंटरनल की कैटेगरी में रखा गया है, समझे। और तीसरा आता है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज हमारे अपने एम्प्लॉइज, वो भी उनको क्या जरूरत है, उनको इसलिए जरूरत है कि ये देखने के लिए कि भैया जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो ठीक ठाक चल रही है नहीं चल रही है, क्या हो सकता है आगे आने वाला फ्यूचर मेरा सिक्योर है या नहीं है, कि कभी भी ये मेरे को निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे अगर ये लॉस में चल रहे हैं तो। दूसरी बात, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को भी बोनस देती है, तो वो और ज्यादा लॉयल्टी दिखाते हैं, तो वो सारी चीजें क्या है, तो वो कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी बहुत सारी अपने अपनी पर्पस के लिए कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं। थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं। The employees of the firm are also interested in accounting information to access the ability of the entity to pay higher and regular wages। तो वो देख सकते हैं कि भैया हमारी कंपनी तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती है, हमारी तनख्वाह उतनी की उतनी है। तो भैया हम जा करके फिर वो ट्रेड यूनियन बनाएंगे और वो एम्प्लॉयज की यूनियन बना करके वहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं भैया तुम मजे ले रहे हो, हमारे को सैलरी नहीं दे रहे हो तुम, क्या बात है, अच्छी बात है, बढ़ाओ सैलरी हमारी। तो इस तरीके से वो कर सकते हैं, तो इसलिए वो चाहिए। और रेगुलेटरी ऑफ बोनस पेमेंट एंड डिपॉजिटिंग अमाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, तो बहुत सारी चीजें हैं जो एम्प्लॉयज का बेनिफिट होता है, वो सारे के सारे वो उन चीजों से पता लगा सकते हैं। अब आते हैं एक्सटर्नल यूजर। अब एक्सटर्नल यूजर तो बहुत सारे होते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर, पहले जिन्होंने अभी तक कंपनी में पैसा नहीं लगाया पर सोच रहे हैं लगाएंगे। अब वो सोचेंगे कैसे, सोचेंगे जब जब उनके पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कब होगी, जब आप उनको प्रोवाइड कराएंगे। तो इसलिए जो कंपनीज होती हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश कराती हैं, ताकि जो हमारे अभी तक इन्वेस्टर्स नहीं है वो इन्वेस्टर्स बने, हमारी कंपनी में पैसा लगाएं और हमारी कंपनी को ग्रो करें। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेस पे ही अपना डिसीजन लेते हैं। बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसलिए उनको जरूरत होती है आपके अकाउंट्स की और आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, ताकि वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक कर सकें, वेदर यू आर अ साउंड पर्सन और नॉट, वेदर योर बिजनेस इज डूइंग वेल और नॉट। तो इसलिए जब भी आप किसी लोन के लिए जाते हैं तो वो आपकी शक्ल देख के, आपके बिजनेस के नाम को देख करके आपका पैसा नहीं देते। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने चाहिए उनके काउंटर पे, उनके टेबल पे, उसको एनालाइज कराएंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, तब देखेंगे कि हाँ भैया ये हमारा पैसा वापस कर सकता है विद इन टाइम, तो उसको फिर लोन दिया जा सकता है या नहीं देना, तो इसका डिसीजन वो उसी बेसिस पे करते हैं। अब आ जाते हैं क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर कौन होते हैं, क्रेडिटर कौन होते हैं गौरव, पहला क्वेश्चन। जिन्हें हमें पैसे देने हैं। वो हमें पैसे, हम उनको क्यों देने हैं भाई, हमने उनसे कुछ चीज लोन पे लिया, फिर बिना पैसे लिए लोन पे या हाँ किसी चीज। हाँ। वैसे क्रेडिटर्स जनरली हम उनको बोलते हैं जो हमारे सप्लायर्स होते हैं, जो हमें उधारी पे माल बेचते हैं। जैसे मान लो अब तुम्हारा तुम्हारा किस चीज का बिजनेस होता है। हाँ, परफेक्ट ब्रेड की एजेंसी। अच्छा ठीक है, तो उसका रॉ मटेरियल आता होगा ना कहीं से। ब्रेड ही, हाँ आती है। वो भैया कोई ना कोई तो सप्लायर होगा ना जो रॉ मटेरियल बेच, हाँ तुम थोड़ी नहीं रॉ मटेरियल बनाते होगे, तुम तो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो। हाँ तो जो रॉ मटेरियल तुम्हें सप्लाई करता है ना, तो वो हमेशा कैश पे, तुम हमेशा उसको पैसा थोड़ी देते हो, तो उधारी पे चलता रहता है उसके साथ में काम। कभी पैसा दे दिया, कभी आगे देंगे, कभी नहीं दिया, ऐसे चलता रहता है। तो उन उन लोगों को हम, जिनको हमें पैसा देना है क्योंकि वो हमें सप्लायर है वो हमारे, या फिर जो तुम बोल रहे थे वो, उसके बेसिस पर, तो वो जो क्रेडिटर बैठा हुआ है, जो जो सप्लायर है, वो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करके ही तो हमें माल देगा भाई।
कि मेरा पैसा फंस जाएगा अगर मैं ऐसे आदमी को माल दे दूंगा जो जिसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही नहीं है, तो कैसे भी पैसा वापस आएगा। तो उसको भी जरूरत होती है, तो इसलिए वो हमारे हमसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्यों, गवर्नमेंट तो 36 तरह के, इंडिया में तो बहुत भयंकर तरीके के टैक्स लगते हैं। इनकम टैक्स लगता है, उसके अलावा अब तो जीएसटी चल रही है इंडिया के अंदर, पहले तो और भी ज्यादा टैक्सेस हुआ करते थे, एक्साइज ड्यूटी और वैट और पता नहीं क्या क्या। तो वो सारे के सारे गवर्नमेंट जो टैक्स लेती थी वो ऐसी, वो किसी चीज पे तो कैलकुलेट करेगी ना, किसी फिगर पे तो कैलकुलेट करेगी। जैसे आपके ऊपर मेरे को मान लो 10% टैक्स लगाना है, तो मैं किस चीज के ऊपर टैक्स लगाऊं? आपकी इनकम के ऊपर ही तो लगाऊंगा। तो आपकी इनकम कहाँ है, दिखाओ मुझे। आप कहोगे सर 20,000 है, सर 50,000 है, तो आप तो कुछ भी बोल लोगे अपने मन से, ऐसे थोड़ा नहीं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेकर के आओ भाई, उसको देखेंगे, उसके बेस पे लगाएंगे। तो गवर्नमेंट को जो चाहिए वो इसीलिए चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती हैं आगे फ्यूचर की भी, वो भी इसी बेसिस पे बनाती हैं कि जो बिजनेस लोग हैं या हम लोग हैं, उन लोगों की अपना इकोनॉमिक स्टेटस क्या चल रहा है कंट्री का, तो ये उनको चाहिए। डेप्टर्स को जरूरत नहीं होती, है डेप्टर्स को जरूरत नहीं पड़ती ना ये बिजनेस यूजर्स की, बेटा, अकाउंटिंग। डेटर्स क्या करेंगे? डेटर्स तो उल्टा हमसे पैसा ले गए, हमें चाहिए उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उन्हें हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेके क्या, वो तो पैसा लेके बैठे हैं ना हमारे। हम हाँ। अब उनको, वो तो चाहते हैं ये तो डूब जाए, हम पैसा लेके भाग जाएं। तो हमें हम्म, उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत क्या होगी? समझ गए ना मेरी बात को? हाँ हाँ। भैया सीधी सीधी बात है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत उसको पड़ेगी जिसको तुमसे पैसा लेना है, बस। ठीक है, जिससे तुमने पैसा लेना है उसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए करके क्या करेगा वो तुम्हारी, ठीक है स्टेक ना। होल्डर क्या होता है, स्टेक होल्डर? बेटा स्टेक होल्डर वो सारे लोग, एक कॉमन वर्ड है स्टेक होल्डर। किसी एक बंदे का नाम नहीं है स्टेक होल्डर, बहुत सारे लोगों को मिलाकर के स्टेक होल्डर बोला जाता है। स्टेक होल्डर बोलते हैं उनको जो भी हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड है। अब देखो यहाँ पर इसी में बता देता हूँ तुम्हें कौन कौन स्टेक होल्डर हो गए। मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज और शेयर होल्डर्स और बैंकर, ये जितने भी है इंटरनल और एक्सटर्नल, ये जितने भी हमने भी पढ़े हैं ना, मिक्स इनको करके एक स्टेक हाँ बस बस बस, इनको टोटल को एक कवर में रख दिया जाए और उसके ऊपर बाहर स्लिप लगा दी जाए स्टेक होल्डर, ये स्टेक होल्डर। होल्डर। ठीक है, चलो आगे। आगे लोग बता रहे हैं ये रिसर्चर, किसी को रिसर्च करनी हो तो वो ऐसी हवा में थोड़ी नहीं करेगा, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपके यहाँ से आएगा मांगने। किसी को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर कोई रिसर्च करनी है कि भैया इस टाइप के बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उनकी बढ़ रही है घट रही है क्या है, तो वो आपसे मांगने आएगा कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दो भैया, मुझे रिसर्च करनी है। अब आप दो या ना दो ये आपके ऊपर है, बट रिसर्चर भी यूज करते हैं। पब्लिक, अब पब्लिक का क्या आ गया इसमें, पब्लिक इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ बिजनेस एंटिटी। ओनली पर्सन, ओनली prosperous entity will provide job employment opportunity to the public. Public also uses the product manufactured by the firm. Financial accounting provides such information to the public. Public is also interested in knowing the about the corporate social responsibility. आजकल एक नया वर्ड आ गया ना ये, corporate social responsibility। तो ये पब्लिक, जनरल पब्लिक जिनका कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे बिजनेस से, ना वो आपके बिजनेस में पैसा लगा रहे, पर फिर भी पब्लिक को पता होना चाहिए कि ये हमारे इंडिया के अंदर अगर इस टाइप का, अब जैसे रिलायंस है, रिलायंस की इंफॉर्मेशन हर एक आदमी पढ़ता है, चाहे उसमें पैसा उसका लगाओ या ना लगाओ, ठीक है ना। अंबानी वगैरह के सबके ध्यान वहीं रहता है, क्यों? क्योंकि वो एक इतना बड़ा ग्रुप है कि वो, उससे हमें हमारी कंट्री को बहुत बिजनेस मिलता है, और दूसरी बात उससे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो जो बिजनेस ग्रो कर रहा है ना, तो उससे बड़ी एक्सपेक्टेशन पब्लिक को भी बढ़ जाती है कि भाई जो नए नए यंग जनरेशन है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज वो बिजनेस प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिजनेस क्या होते हैं, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम को, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, जैसे कि फ्री एजुकेशन बच्चों को दिलवा रहे हैं, या स्कूल खुलवा दिए, हॉस्पिटल्स खुलवा दिए। तो ये उनकी जनता के लिए सेवाएं होती हैं, और ये आजकल करना बहुत जरूरी होता है किसी भी कॉर्पोरेट को, तो उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आगे फ्यूचर में चल के करेगी या नहीं करेगी, तो वो उसके फाइनेंशियल जो किताबें हैं, उसकी जो फाइनेंशियल बुक्स हैं, जो उसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो बोलती हैं। देखिए ये प्रॉफिट हमने कमाया, तो क्या करोगे भैया, तुम तो बड़े खराब आदमी हो,
इतना प्रॉफिट कमा करके जेब में बैठे हुए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करोगे? अच्छा, तो फिर आ जाते हैं ना चंदा मांगने लोग बाग, तो वो यही सारी चीजें होती हैं। अब जिसका व्यापारी बिल्कुल ठप्प पड़ा हो, उसे चंदा मांगने कौन आता है? आता है कोई? कोई नहीं आता। तो यही कहानी है भैया, इसको बड़े रूप में बोल देते हैं यहाँ पे। अब ये कहते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये यहाँ पर जरूरी है ये समझना थोड़ा सा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये कहता है कि आपकी अकाउंटिंग जो होती है ना, उसके अंदर ये सारी ये चार यहाँ पर लिखी हुई है इन्होंने, रिलायबिलिटी, रिलेवेंस और अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। ये चार चीजें बेटा ध्यान से सुनो आप इसको। रिलायबिलिटी, आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आप अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बना रहे हैं, आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना रहे हैं, वो क्या है कि उसके अंदर ये फीचर होना चाहिए रिलायबल। हम कहते हैं ना ये आदमी रिलायबल है। वो आदमी रिलायबल क्यों है? क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना। क्यों है वो रिलायबल? क्योंकि उसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं है, वो धोखा नहीं देता। तभी तो हम किसी आदमी को बोलते हैं कि ये भरोसे का आदमी है। तो इसीलिए आपकी जो फाइनेंशियल बुक्स होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, वो रिलायबल होने चाहिए। उनके अंदर किसी भी तरह का फ्रॉड या किसी भी तरह की विंडो ड्रेसिंग या किसी भी तरह का झूठ और कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आप ना दें। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का डिसीजन बेस्ड होता है। अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन उसको गलत दे दी तो बहुत सारे लोगों का डिसीजन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है केवल, क्योंकि कोई आकर के आपका गल्ला खोल करके नहीं देख रहा कि उसके अंदर कितने पैसे पड़े हुए हैं। कोई आकर के आपका कहे नहीं चलो भी मेरे संग बैंक दिखाना अपनी किताब, कितने पैसे आपके बैंक अकाउंट में। कोई नहीं कह रहा। केवल और केवल जो फिगर लिखी हुई है आपने अपने हाथों से उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, वही उनका सोर्स है, वही उनका डेटा है जिसके ऊपर वो भरोसा करते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो रिलायबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो अब ये क्या कहते हैं, ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर ये क्वालिटी नंबर 1 है, रिलायबिलिटी। अभी क्या कहता है इसके अंदर, पढ़ के देखता हूं मैं। Reliability means the users of accounting information must be able to depend and rely on information. वो जो यूजर्स हैं, जो अभी हमने पढ़े हैं इतने सारे यूजर्स, वो आपके इंफॉर्मेशन पे, आपकी इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि उन पे रिलाई करें और उन पे डिपेंड हो। और वो ऐसा कब कर सकते हैं? जब दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम एरर एंड पर्सनल बायनेस। तो क्या है, आपके जो पर्सनल जजमेंट थे या पर्सनल जो आपके अपनी तरफ से आप कोई चेंजेस करना चाहते थे या किसी भी तरीके की एरर से मुक्त हैं, फ्री हैं आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपने लिखी है। द ट्रांजेक्शंस आर सपोर्टेड। कोई भी आके आपसे पूछे अच्छा आपने इतना खर्चा किया, जरा दिखाना। आप कहेंगे अपने क्लर्क से, यहाँ भाई फलानी फाइल लेके आ, आपने वहां सारे बिल लगा रखे हैं, भाई ये रखे प्रूफ। तो क्या क्या पता चल रहा है कि आप धोखा नहीं दे रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं भैया, आपके पास में एविडेंस है हर एक चीज की, ठीक है ना। तो आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो उसके अंदर रिलायबिलिटी होनी चाहिए। अब आपसे कोई पूछे कि रिलायबिलिटी का मतलब क्या है भाई, कि रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि उसमें किसी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। त्रुटि मतलब उसके अंदर कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, या आपने कोई उसमें अपने हाथ से जानबूझ करके गड़बड़ ना करी हो, आपका पर्पस धोखा देना ना हो, आपने सारे के सारे प्रूफ रखे हो अपने खर्चों के, अपनी इनकम के सारे आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट ही बोलता है। आप चाहे कितने भी गिड़गिड़ाते रहो किसी के सामने, भैया मैं सच बोल रहा हूँ इतना ही खर्चा हुआ है ना भैया, तो झूठ बोल रहा है। जब आप उसको बिल दिखा दोगे तो उसका मुंह बंद हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, बताओ, करेक्ट है ना भाई यस सर। साहब। तो ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है क्वालिटेटिव की, रिलेवेंस। अब रेलेवेंस का क्या मतलब होता है? रेलेवेंस का मतलब यहां पे यह है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एग्जिबिटेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द अकाउंट स्टेटमेंट्स मस्ट बी रेलेवेंट विद इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द। अब तुमने, अब मैं तो, सुनो, मैं आया तुम्हारे घर पे अलीगढ़,
ठीक है। और मैंने कहा कि भाई क्या नाम है तुम्हारा, गौरव, गौरव चाय पीने का मन कर रहा है मेरे को, ठीक है। तो आपने कहा जी सर। आप गए किचन में, आपने वहां से फ्रिज खोला और वहां से फटाफट से कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल निकाल करके लाए और मेरे को फेंटा सर्व कर दी। अब मैं देख रहा हूँ शक्ल, तुम्हारी भी देख रहा हूँ और फेंटा की भी देख रहा हूँ। मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब ये है, मैंने जो आपसे मांगा आपने वो नहीं दिया। अब मैं क्या करूं उस फेंटा का भाई? मैं शुगर पेशेंट हूं ठीक है ना। मुझे चाय चाहिए थी, वो भी बिना शुगर वाली। मेरी बात को समझे आप? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यस सर। मैं कहना यहाँ पे ये चाह रहा हूं आपको, ये एग्जाम्पल के थ्रू, कि जो भी इंफॉर्मेशन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोवाइड करानी चाहिए। अब जैसे कि बैंक है, बैंक आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो ये देखना चाह रहा है कि जो मैं लोन इस बंदे को दूंगा, क्या ये बंदा, ये बिजनेस मेरे को वो लोन टाइम पे वापस कर देगा। यही तो पर्पस है बैंक का। अब आपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस तरीके से बना करके दे दी, या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी बैंक को कि बैंक बैंक अपने माथे पे हाथ रख करके बैठे, कहता मैं क्या करूं भैया, मेरे को तो इससे पता ही नहीं चला कि मैं तुम्हें बैंक का ये लोन दूं इतने लाख रुपए का या ना दूं। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो डिसीजन एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके जो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं वो लेते हैं, आपका फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो ऐसे आंसर देने लायक हो, ऐसा होना चाहिए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपका स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल बना रहे हैं आप, वो जितने भी यूजर्स अभी हमने पढ़े उन सबकी नीड को सेटिस्फाई कराने वाला हो, तब तो वो रेलिवेंट है। नहीं तो वो इरिलेवेंट है उनके लिए, कंप्लीटली इरिलेवेंट। क्या करेंगे हैं? मैं तो आपसे मांग रहा हूं कि भैया अपने गाड़ी के पेपर दिखाओ, और आप निकाल करके ला रहे हो, आप पुलिस वाले ने आपको गाड़ी पे रोक लिया कि भैया गाड़ी के पेपर दिखाओ। अब आपने डिक्की खोली और उसमें पड़े हुए थे मकान के पेपर। आपने कहते ये देख लो भैया, मैं ये क्या करूं भैया तेरे मकान का पेपर, तो मकान थोड़ी चला, गाड़ी चला रहे हो। तो इसका मतलब यही है कि आप वही इंफॉर्मेशन उस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएं तो कि जितने भी यूजर्स हैं वो अपने डिसीजन ले सकें, तभी तो वो रेलिवेंट होगा, नहीं तो वो इरेलीवेंट हो जाएगा। कंप्लीट समझ में आया? यस। हम्म। अब तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब ये तो बड़ा इजी सा पॉइंट है, अंडरस्टैंडेबिलिटी। ऐसा होना चाहिए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि उसको कोई भी अच्छे से समझ ले। और मान लो उसमें कोई इंफॉर्मेशन आपने ऐसी दे रखी है जिसको कि एक कॉमन मैन अच्छे से समझ नहीं सकता अपने आप, तो आप उसके लिए एडिशनल नोट में लिख के दीजिए वहां पर कि ये जो पॉइंट वहां पर मेंशन हुआ है इसका मतलब ये है। जो इंफॉर्मेशन की एक्सप्लेनेशन खुद यूजर ना कर पाए, तो वो आपको फोन करके थोड़ी नहीं पूछेगा वहां से कि हेलो गौरव जी, इस चीज का मतलब नहीं समझ में आ रहा। अब एक तो तुम समझते हो मेरी बात को, कि एक जो कंपनी होती है, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने पढ़ रहे हो आप, ठीक है, आप यूजर हो उसके। अब उसमें कुछ पॉइंट ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के तो करोड़ों अरबों खरबों शेयर होल्डर्स हैं। अब हर एक शेयर होल्डर मुकेश भाई को फोन करके फोन करेगा, है ना, कि मुकेश जी आपके फलाने पॉइंट पे फलानी चीज का मतलब क्या है, समझाओ तो सही। या उनके अकाउंटेंट को फोन करके भेजेगा ना भाई ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी पॉइंट है ऐसा जिसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन नीडेड है, तो उसको नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं, वहां पर आपको वो लिख करके देनी चाहिए। तो वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में बोलने वाला होना चाहिए। आप उसको पढ़ें और वो आपकी समझ में आ जाए, ऐसा होना चाहिए। ये ना हो कि कोई समझ ही ना सके, फिर क्या फायदा उसको समझने का। तो कहता है इट एम्प्लाइज दैट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट इंटरप्रेट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द सेम सेंस, उसी सेंस में समझे, एट इट इज प्रिपेयर्ड, ओके, एंड कन्वेड टू देम। तो जिस चीज के लिए बनाया गया था वो सारी चीजें उनको समझ में आ जाए भाई, इस तरीके का स्टेटमेंट होना चाहिए। Thus, the users of are assumed to possess reasonable knowledge of business। तो इसको इस तरीके से बनाना चाहिए कि ये मान के कि भैया जितने भी यूजर यूज करेंगे हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, उनको बेसिक नॉलेज तो होगी, पर अगर एडवांस नॉलेज की जरूरत है तो उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी पॉइंट की। और लास्ट पॉइंट है इसमें कंपेरेबिलिटी। आपका जो
जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि आप अपने ही बिजनेस को अपने ही पिछले सालों से कंपेयर कर सकें, या अपने बिजनेस को अपने तरह के किसी और बिजनेस के साथ में कंपेयर कर सकें। अब जैसे मान लो मैं एक शेयर होल्डर हूं और मुझे पैसा लगाना है। अब तुम्हारी एक कंपनी है और एक तुम्हारे छोटे भाई की कंपनी है, मान के चलो दोनों की अलग अलग कंपनी है और सेम टाइप की कंपनी है। अब मैं अपने सिर खुजा रहा हूँ इस तरीके से कि सोच रहा हूँ कि भैया इसमें लगाऊं पैसा है इसमें लगाऊं। तो मैं आप दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रखूंगा सामने और कंपेयर करूंगा, तो आपकी स्टेटमेंट ऐसे होनी चाहिए कि मैं कंपेयर कर सकूं। ऐसे ना हो कि मैं कंपेयर ही ना कर सकूं। आपने तो स्टेटमेंट, आपका तो स्टेटमेंट ले लूं मैं 2020 का, और उसका आपके भाई का ले लूं मैं, आपके भाई ने प्रोवाइड किया मुझे 2019 का, इररिलेवेंट हो गया ना, एक ही साल के डिफरेंट। तो कहने का मतलब ये है कि वो कंपेरेबल होने चाहिए। आपने लगा रखे हैं डिफरेंट सेट्स ऑफ अकाउंटिंग रूल, उसने लगा रखे हैं डिफरेंट सेट्स ऑफ अकाउंटिंग रूल, देन आई कैन नॉट कंपेयर। ठीक है ना? तो इस तरीके से वो कंपेयर होनी चाहिए। Besides that, the financial information is relevant, reliable, and understandable to the user. It is equally necessary that accounting information must also be comparable over a period of time and with the accounting information of the similar entities. This वही है जो मैं बताया भी आपको, अपने ही पिछले सालों से आप कंपेयर कर सकें और अपने जैसे कोई और बिजनेस है, इसको बोलते हैं जब हम अपने ही बिजनेस का अपने ही पिछले सालों से कंपेयर करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन, INTRA, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और जब हम अपनी बिजनेस का किसी दूसरे बिजनेस के साथ में कंपेयर करते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन, INTER, इंटर फर्म कंपैरिजन। तो होप तुम्हारे समझ में आया होगा थोड़ा बहुत कुछ भी जो भी मैंने पढ़ाया। आगे दे रखा है इसमें सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा गौरव, एक बात बताओ मुझे, मैं 1 मिनट के लिए अपने सर। हेडफोन निकाल रहा हूँ कि तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है नहीं दे रही है? सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ सर। तो ये मैंने खामखा कान में लगा रखी है। तो ये कहता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वन इज डबल एंट्री सिस्टम, वन इज सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये दो तरह के सिस्टम होते हैं भैया अकाउंटिंग के। अब ये डबल एंट्री क्या होता है और सिंगल एंट्री क्या होता है? तो ये डबल एंट्री क्या है? तो अब यहाँ पर इन्होंने कहानी दे रखी है इसकी पूरी। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वाज डेवलप्ड इन 1494 बाय इटालियन लूका पासियोली। अंडर द सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपको पता है डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? पता है ना कि हर एक यस। हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है और क्रेडिट। पता है क्रेडिट। हाँ, तो एक जाता है डेबिट साइड में, एक जाता है क्रेडिट साइड में, हम सबको क्रेडिट। पता है। हमें इसके लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ओके फाइन। जो जो चीजें जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन चाहिए होंगी वो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो आई थिंक दिस चैप्टर इज ओवर नाउ, यस और नो? या ये बीच में कुछ और भी दे रखा है? एक्सरसाइज आ गई ये क्या? रोल ऑफ अकाउंटिंग रह गया है, बस रोल ऑफ अकाउंटिंग। हाँ, तो रोल ऑफ अकाउंटिंग बेटा सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। हाँ। देखो रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ये बिजनेस की लैंग्वेज है। जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं आपस में समझने के लिए, इसलिए अकाउंट्स को समझने के लिए हमें अकाउंटिंग की नॉलेज की जरूरत होती है, तो वो एक एज ए लैंग्वेज काम करती है। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, रोल ऑफ प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट एंड नथिंग टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, मुझे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने हैं, ना कि मुझे तुम्हारी थियोरी क्लियर करवानी है। समझ रहे हो ना? जो थियोरी में इंपॉर्टेंट होगा कि हाँ ये वास्तव में कंसेप्चुअल चीजें बच्चे के दिमाग में होनी चाहिए, मैं उन उन पॉइंट्स को चेक यहाँ पर मैं टच करूंगा। ओके, क्योंकि तुम्हारी 12th भी कुछ ही टाइम में शुरू हो जाएगी, उससे पहले तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने हैं। अब मुझे ये बताओ, इसमें तुम्हें ये इनका मतलब पता है तुम्हें? बिजनेस ट्रांजेक्शन का तो पता ही हो, बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है जिसके अंदर एक मॉनेटरी वैल्यू होती है और एक एक्सचेंज करने वाली चीजें होती हैं। तो हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं फॉर मनी, तो उस पूरी कंप्लीट सेट को हम बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल पता है तुम्हें क्या होती है? जिससे हम बिजनेस चालू करते हैं, कैपिटल। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अभी अभी पता चल जाएगा तुम्हें पता है या नहीं पता। जिससे हम बिजनेस चालू करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं।
मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरी मम्मी ने मेरे को 50,000 रुपए दिए, मेरे पापा ने मेरे को 20,000 रुपए दिए, मेरे पास कितने पैसे हो गए? 70,000। 70,000। और हाँ, और मेरे पास, मैंने घर से फर्नीचर उठा लिया 5,000 रुपए का, मेरे वो है ना, 5,000 का फर्नीचर है, 70,000 का कैश है। हाँ। और अब मेरी कैपिटल कितनी हुई बिजनेस की? 25। कैसे? एस नहीं। मैं बोल रहा हूँ कैपिटल सर क्या? 50,000 is my is the cash given by my mother. 20,000 is given by the father as a यस। cash, and I took 5,000 worth rupees of furniture from my home. How much is my capital? 75। Very good, very good, correct. Okay, now, and I was thinking that this 75,000 would not be enough to start a business, so I approached uh, my friend, and he gave me loan of another 25,000. So now I have 1 lakh. So how much is my 1 lakh। capital right now? 1 lakh। 1 lakh. Confirm? Confirm? Good. यस। I'm sorry, it is a wrong answer. आउटसाइड वो एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी हो जाएगा। अब मुझे ये पूछ रहा हूँ, मेरे को बताओ इसमें कैपिटल कितनी है? कैपिटल थी 75, लोन लिया था हमने 25,000 का। हम्म 50 की। कैपिटल कितनी है? 50,000। क्यों? हम उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे एसेट्स में क्यों से जो करोगे भाई, क्यों करोगे? आपकी कैपिटल तो उतनी की उतनी पड़ी हुई है, उसमें कोई चेंज हुआ? अभी आपने शुरू में बोला कि 50,000 मम्मी ने दिए, 20,000 पापा ने दिए, और 5,000 का फर्नीचर लाया, 75 की आपने कैपिटल बोली थी, यस और नो? यस बोली अभी थी। तुमने इसमें क्या ऐड किया? केवल 25,000 रुपए जो अपने फ्रेंड से लोन लिए वही तो ऐड किए हैं। यस। तो वो 75 घट करके फिर दोबारा से 50 पे कैसे पहुंच गया भाई? वो तो एज इट इज पड़ा हुआ है ना तुम्हारा। एज इट इज। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि इवन आफ्टर वी हैव टेकन 25,000 एज अ लोन फ्रॉम द आउटसाइड पर्सन और माय फ्रेंड, इट इज स्टिल ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, इट कैन नॉट बी अ कैपिटल। तो कैपिटल ओके। उसी को बोलते हैं बेटा जो हमारा अपना है, जिसपे कोई भी और भी आकर के उस पर क्लेम नहीं कर सकता। अब तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें दे दिया, पापा ने दे दिया, वो थोड़ी नहीं मांगे, वो तो तुम्हारे अपने हैं। वो और तुम कोई फर्क नहीं है, फर्नीचर तुम्हारा अपना फर्नीचर है। 75,000 तुम्हारा है, चाहे वो ओके। कैश में हो चाहे किसी फॉर्म में हो, वो कैपिटल है। ओके। हाँ, और किसी भी बाहर वाले का पैसा, किसी भी बाहर वाले, चाहे बैंक हो चाहे दोस्त हो चाहे कोई हो, अगर उसने आपको लोन के रूप में दे रखा है तो वो कभी कैपिटल बन ही नहीं सकती। फाइन। ओके। चलो, ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग जब बिजनेस में से पैसे निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बताना इसमें ड्राइंग्स है या नहीं है। हम्म। मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ था, मेरी स्टेशनरी की दुकान है, ठीक है, स्टेशनरी की दुकान है। मेरा बेटा आया, उसने फटाफट से 5 कॉपियां उठाई, और 5 कॉपियां उठाई, बस 5 कॉपियां उठाई, ठीक है। हम्म। और मेरा गल्ला खोला, उसमें से 50 रुपए निकाले। कितनी ड्राइंग्स हुई मेरी? 5 कॉपी और 50 रुपए की। हाँ हाँ, क्योंकि तुमने जो डेफिनेशन दी थी ना जब बोल रहे थे, तुमने तुमने वर्ड यूज किया था रुपए, तो हाँ। इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा इसको केवल रुपए का बारे में पता है कि अगर हम काइंड में भी लें तो भी वो भी ड्राइंग है। 5 कॉपियों की वैल्यू जितनी है, 5। कॉस्ट प्राइस वो, प्लस 50 रुपए, हाँ। ये ड्राइंग हुई। 50 रुपए। हाँ। अच्छा, लाइबिलिटी तो पता ही होगी तुम्हें, लाइबिलिटी जो भी हमारी हम्म। ऑब्लिगेशन है आउटसाइडर्स के लिए वो लाइबिलिटी कहलाती है, चाहे वो करंट हम्म। लाइबिलिटी हो चाहे वो नॉन करंट लाइबिलिटी हो। अब तुम्हें पता है हाँ। करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है? अच्छे से नहीं पता करंट और नॉन करंट के बारे में। अच्छा, करंट का मतलब होता है वो लाइबिलिटी जिसको हमने अभी इसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर पे करना है, ठीक है। हम्म। अभी कुछ भी हो सकता है। अब जब आप किसी से कोई लोन ले रहे हो ना, तो वो सामने वाला बताएगा ना आपको कि भैया कितने समय में मैं आपको आपने मेरा पैसा वापस करना है। तो जनरली करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसको हम विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर पे करते हैं, उसको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। और जिसको हम 1 साल के बाद या 2 साल में, 3 साल में, 4 साल का लोन ले रखा है हमने, उसको नॉन करंट लाइबिलिटी या उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। ओके। लॉन्ग टर्म,
नॉन करंट और लॉन्ग टर्म एक ही मतलब है। इसी तरीके से असेट्स होती हैं। अब जैसे असेट्स में भी नॉन करंट हो जाती हैं और करंट आ जाती हैं, और फिर टेंजिबल भी होती है, इंटेंजिबल भी होती हैं। अब पहले तो ब्रॉड टर्म जो है वो है करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो करंट एसेट्स होती हैं जिनको हम अपने बिजनेस में यूज करते ही करते हैं रेगुलर बेसिस पर, मतलब उनका साइकिल चलता रहता है। ठीक है, जैसे कि स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, है ना, ये बदलते रहते हैं, ये कभी फिक्स नहीं होते। कभी पैसा मिल जाता है, कभी स्टॉक निकल जाता है, फिर नया स्टॉक बन जाता है, तो ये चलते रहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनको एक साल के अंदर हम कंज्यूम कर ही लेते हैं, इनको तो बोलते हैं हम करंट एसेट्स। और जो नॉन करंट एसेट्स होती हैं वो हम एक बार खरीदते हैं और उनको बहुत सालों तक यूज करते हैं, वो तुम्हें पता ही होगा। ठीक फिक्स है, एसेट्स। हैं? फिक्स एसेट्स। हाँ जी, फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि मशीन हो गई या बिल्डिंग हो गई या फर्नीचर हो गया, ये सब। अब इसी के अंदर आ जाते हैं टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो टेंजिबल तो ये कोई एसेट्स नहीं है, ये तो टाइप है बस एक उसका। तो उसको बोल देते हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको टेंजिबल बोल देते हैं। जैसे कि मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ये सब क्या है, टेंजिबल है, जो दिखाई देती है। इंटेंजिबल वो है एसेट्स जो दिखाई नहीं देती है, पर वो एसेट्स हैं, वो हमें कमा के देती हैं। ठीक है, अब जैसे मैं राइटर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैंने एक बुक लिख दी। अब बुक लिख दी और उस पर मेरा कॉपीराइट हो गया। अब कोई भी उसको छापेगा तो वो पहले मेरी परमिशन लेगा, और जब वो मेरी परमिशन लेने आएगा तो मैं उससे पैसा लूंगा। ठीक है, तो कॉपीराइट हो गया। ऐसे होते हैं ना बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियों के म्यूजिक राइट, तो वो क्या होते हैं, यही होते हैं कि जो भी भैया म्यूजिक उस कंपनी का पब्लिश करना चाहता है या उसके प्रिंट करना चाहता है, मीडिया में बेचना चाहता है, तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। गुडविल, ये भी इंटेंजिबल एसेट्स है। समझ में आया बेटा? आ गया। हाँ, आगे ये दे रखा है रिसीव। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में लें, मशीन गर्म हो गई ये है। ओके। हाँ हाँ। और देख, अभी पहले मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं, उसके बाद में बात करता हूँ।